दोस्तों अगर आप भी 2026 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और यूपी बोर्ड से अपना 18 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है कि भाई बोर्ड एग्जाम की जो डेट शीट है वो जारी कर दी गई है यूपी बोर्ड के द्वारा। तो ऐसे में आपका जो हिंदी का पेपर है वह 18 फरवरी के दिन है, ठीक है। अब ऐसे में मैं आपको बताऊंगा आज के इस वीडियो में, बहुत से ज्यादा बच्चे कमेंट कर रहे थे कि भैया हिंदी की तैयारी नहीं हुई है, कैसे आखिरकार करें, क्या करें, किस प्रकार से हमारे हिंदी में अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं प्रॉपर आपको बताऊंगा कि आप लोग कम समय में हिंदी में 95 प्लस कैसे स्कोर कर सकते हो। बिल्कुल आपको आज के इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और साथ में हमारे पास बोर्ड एग्जाम के देखो मॉडल पेपर के साथ कॉपी भी है, ठीक है। तो ये आपको पता चलेगा कि कॉपी कैसे लिखना है, साथ में क्वेश्चन किस पैटर्न पर आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट आपका ये रहने वाला है। शुरू करते हैं भाई। यहाँ पर 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए है पूरा का पूरा ये पैटर्न, एकदम कह सकते हो नया पैटर्न जैसा आपका यहाँ पर 2026 में पूछा जाएगा, ठीक है। और जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़े उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शुरू करते हैं भाई। यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए एक बार मॉडल पेपर का यहाँ पर कैसा आखिरकार बोर्ड पेपर में पैटर्न रहेगा। सबसे पहले देखो यहाँ पर ये इस तरीके से कुछ कोण दिया गया है, जो कि आपको पता है भाई कॉपी पर भरना होता है इसको। कॉपी का जो मेन पृष्ठ है वो कुछ इस तरीके से रहेगा। यहाँ पर आपको बताया जाता है कि परीक्षार्थी सभी उत्तर प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरें। अब यहाँ पर कॉपी में नाम लिखने का आपका कहीं स्थान नहीं रहता है, आपको अपना अनुक्रमांक अंकों में शब्दों में भरना होता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे 2 1 6 2 8 3 1 6 इस प्रकार से ये भर दीजिएगा। लाख करोड़ में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जितना मैं बता दूं इतना करके आइएगा। आपका 100 में 95 प्लस हिंदी में आएगा, 101% इतना आएगा। हिंदी बहुत ही आसान है, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना। इस वीडियो को देख लेना टॉपर के तरीके से, यहाँ पर ये पूरी कॉपी में आपको बताऊंगा कैसे लिखना है। चलो 3 घंटे 15 मिनट का देखो टाइम दिया जाएगा। और इसके अलावा भाई बात कर लेते हैं, यहाँ पर नोट्स में कह रहा है कि प्रारंभ का 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। मतलब कि भाई शुरू का जो 15 मिनट रहेगा वो आपके पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाता है। फिर इसके निर्देशों में आप बात कर लीजिए तो पहला निर्देश यहाँ पर दिया है कि 2 खंडों में ये पेपर बटा रहेगा। पहला आपका एक खंड का रहेगा, दूसरा आपका एक खंड खा रहेगा। इसके बाद सभी प्रश्न कह रहा अनिवार्य है, मतलब कि भाई सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ क्वेश्चन अथवा में भी रहते तो आप उनको भी करते चले जाओ, मैं आपको अभी पेपर में बताऊंगा वो चीजें। अब यहां से आपका स्टार्ट होता है पेपर। सबसे पहले कह रहा है इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जैसे यहां से स्टार्ट है आपका ऑब्जेक्टिव। कॉपी का कैसे क्या करना है वो सारी चीज आप समझ गए हो। विषय में यहां पर देख सकते हो क्या भरना है। जैसे सामान्य हिंदी का पेपर है तो आप सामान्य हिंदी भरोगे। प्रश्न पत्र में अंकित संकेतांक, ये संकेत डालना बहुत जरूरी होता है। जैसे 302 DI है आपके पेपर में, 18 फरवरी के दिन कुछ भी हो सकता है ना। 302 ABCD कुछ भी हो तो आपको जो है वही कोड डालना। मैं ये सिर्फ डेमो बता रहा हूं आपको। चलिए इसके बाद यहां से भैया शुरू करते हैं कॉपी को लिखना। देखो यहां पर देखोगे तो भाई आपको मैं मॉडल समझा रहा हूं। सबसे पहले कॉपी में इधर मार्जिन के साथ लाइन अच्छे से खींच देनी है आपको ब्लैक पेन से। उसके बाद यहां पर आप सबसे पहले ऊपर तरफ डालोगे प्रश्नोत्तर संख्या 1। देखो कम समय में बेहतर तरीका आपको मैं यहीं पर बताऊंगा, ठीक है। अब यहां पर देखोगे तो ये प्रश्न संख्या 1 है ना, तो 1 आप जैसे डाल दोगे, क्योंकि यहां पर आप डायरेक्ट उत्तर लिखोगे कॉपी पर, प्रश्नों को लिखने की जरूरत नहीं रहती है, सिर्फ आपको आंसर देना है। क्योंकि हमें इतना हमारे पास समय थोड़ी रहेगा कि हम क्वेश्चन को उतारते रहें, है ना। तो वो चीजें भी देखनी है। प्रश्नोत्तर संख्या 1 डाल दोगे। इसके बाद यहाँ पर का नंबर में जो विकल्प सही वही डालना है। जैसे का हमारा यहाँ पर देख रहे हो पहला सही। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक माना है। तो किससे माना है, नासिके तोपाख्यान, ठीक है ना, सदल मिश्र जी की। तो यहां पर आपको का फर्स्ट वाला जो कि सही है इस तरीके से कर देना है, ठीक है। इसके बाद इधर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग में है जो है मिस्टेक हुई है ना, तो ये स्याही वगैरह लगी, ध्यान दीजिएगा। तो खा नंबर क्वेश्चन दिया है गुलाब राय की रचना मेरी असफलताएं, इसकी विधा क्या है। तो चलिए बहुत ही आसान है। यहाँ पर सेकंड नंबर पर आपको पता होगा कि आत्मकथा विधा की रचना है मेरी सफलताएं। तो कुछ इस तरीके से खा का सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही बिल्कुल कम, देखो कम शब्दों में आसान भाषा में इतना आपको आंसर देना है, ठीक है। नेक्स्ट, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक भाई कौन हो जाएंगे, चलिए यहां पर देख लेते हैं। यहां पर हो जाएंगे आपके ब्राह्मण पत्रिका, यहां पर प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, ठीक है ना। तो आपने पढ़ा होगा कक्षा 9वीं में प्रताप नारायण मिश्र जी का एक पाठ था बात, है ना। तो उन्हीं की है ये, तो कर लीजिएगा।
यहाँ पर गा का हमारा सही हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मॉडल पेपर भले मैं बता रहा हूँ लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आपकी हिंदी की तैयारी मैं इसी तरीके से रेगुलर कराने वाला हूँ भाई। आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना आप लोग, ठीक है ना। चलो, हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास यहाँ पर आपकी हो जाएगी पुनर्नवा। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना कौन सी है, तो यहाँ पर आपकी माटी हो गई सोना। तो कुछ इस तरीके से अंगा नंबर, एक का अंगा नंबर, ये गद्य के क्वेश्चन थे 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां तक ये आपके हो गए 5 क्वेश्चन। अब इसके बाद यहां पर देखो आपका दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट है, यहां से प्रश्न संख्या 2, ये पद्य से रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो 10 ऑब्जेक्टिव आते हैं इसमें से 5 क्वेश्चन गद्य के और 5 क्वेश्चन पद्य के, तब जाकर के टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो दूसरा स्टार्ट है, तो इसलिए सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 2 डाल देनी है। मतलब प्रश्नों में आपको लिखने का तरीका यही बेहतर तरीका है। एक टॉपर के तरीके से अगर मैं कहूं कि जो टॉपर करते हैं, जिन बच्चों के 95 प्लस 90 प्लस इस प्रकार से कोई जो है नंबर आते हैं, 80 85 ऊपर रहते हैं, मतलब 85 प्लस ही रहते हैं, वो इसी तरीके से लिखते हैं। और बाकी भाई मैं बता दूं कि आप सर इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहे हैं, आप अगर कमेंट करो तो भाई मैंने अचीव किया है, ठीक है ना। मैं बता दूं हिंदी में मैंने 95 प्लस अचीव किया है, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो बाकी आप बिलीव करें या ना करें, बट तरीका यही होता है, आपको खुद ही लग रहा होगा कि हाँ कितना क्लीन तरीके से कॉपी लिखी गई है। चलिए, अब बाकी वही तरीका जो कि मैंने पहले बता दिया, जैसे भारतेंदु युगीन कवि आपके प्रेम घन हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन हुंकार के रचयिता यहाँ पर हो जाएंगे आपके रामधारी सिंह दिनकर। प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि शमशेर बहादुर सिंह। तीसरा सप्तक आपका पता है आपको 1959। अब यहाँ पर सप्तक से क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं, जैसे पहला सप्तक आपका 1943 में, ठीक है ना, 1943। दूसरे सप्तक आपकी बात करें तो 1951 में, और तीसरा आपका 1959। ये 3 याद कर लेना, यहाँ से ऑब्जेक्टिव एक क्वेश्चन हमेशा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लव से उद्धृत कविता जो कि परिवर्तन, इसके रचयिता कौन है, तो यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत, और इनको कवि प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन यहाँ से खत्म। इस तरीके से 10 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को आपको करना है और यहाँ से 10 नंबर आपको पूरे मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर आ जाओगे प्रश्न संख्या 3 में। देखो तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहां पर मैं वो तरीका बता रहा हूं जिससे कि कोई भी बच्चा, ये 10 नंबर का देखो आता है, कितने नंबर का आता है भैया, 10 मार्क्स के लिए। गद्यांश इसी प्रकार से और सेम पद्यांश भी 10 नंबर का आता है। तो देखो जैसे कि 10 नंबर में आप मान लीजिए पहचान नहीं पा रहे हो, तो मैं कुछ ऐसा टिप्स अभी आपको दूंगा जिससे कि आप 10 में कम से कम 6-7 नंबर आराम से ले आओगे बिना कुछ पढ़े। और जो बच्चे पढ़े हैं तो वो तो भाई 10 में 9 या 10 नंबर पूरे लाएंगे। देखो जैसे यहाँ पर दिया है आपके पास एक ये वाला, क्या कर रहा है, अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला, ध्यान से समझना, हिंदी को इतना हल्के में भी मत लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। मिला वह अपूर्व था, सुंदरियों के आसिंजनकारी नुपुर वाले चरणों के मृदु आघात से वह फूलता था, कोमल कपोलों पर कर्णावतंस के रूप में झूलता था तथा और चंचल नील अलंकों की अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। अब कुछ इस तरीके से दिया है, आपको समझ लेना है। अशोक शब्द आया। अब चलिए भाई मैं बता दूं, तो एक यहाँ पर रहेगा, इसके क्वेश्चन इधर साइड देखो, ये 5 प्रश्न दिए हैं ना यहाँ पर, ये का खा गा घा अंग, ऐसे अथवा में भी एक है, तो विकल्प के तौर पर दिया जाता है। आप पूरा पेपर पहले 15 मिनट का जो समय मिलेगा उसमें पढ़ लीजिएगा। मान लीजिए कि आपको पहला नहीं आ रहा, दूसरा आ रहा है, तो आप दूसरे को करिएगा, जो भी बेटर तरीके से आए, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर एक दूसरा देखो दिया है, निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है, बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार फैलाते हैं वे, इस पूंजी से कई लोगों की प्रतिष्ठा ही दूसरों की कलंक कथाओं के पारायण पर आधारित होती है। बड़े रस विभोर होकर वे जिस तिस की सत्य कल्पित कलंक कथा सुनाते हैं, जो भी है। अब देखो जैसे हमें पहला करना है, जो भी आपने डिसाइड किया, तो उसके लिए सबसे पहले इस तरीके से आप आ जाओगे कॉपी के मेन पृष्ठ पर, ठीक है ना। नेक्स्ट पेज से ही अपना हमेशा अपना जो नया क्वेश्चन स्टार्ट करना कॉपी पर, ये चीज याद रखिएगा, आपको नए पेज से स्टार्ट करना है, ठीक है ना। जैसे कॉपी पर कभी भी ऐसा होता है कि नीचे इतनी जगह बच गई, अब काफी सारे बच्चों को लगता है कि यार यहीं से नया क्वेश्चन स्टार्ट कर दे। जब भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन या कुछ भी स्टार्ट कर रहे हैं नया प्रश्न का उत्तर लिखना, तो आप नए पेज से हमेशा स्टार्ट करना। कॉपी की कमी नहीं रहती, मैं आपको बता रहा हूँ, इतना सजेस्ट कर रहा हूँ, इतना जरूर आप लोग मान लीजिएगा, ठीक है। कई बार एग्जामिनर की नजर नहीं पहुंचती है वहां पर, तो फिर नंबर कट जाते हैं ना, समझ नहीं उनको समझ में आया, मान लीजिए काफी सारे बच्चों की राइटिंग ऐसी थोड़ी रहती है। और बाकी कमेंट करना राइटिंग आपको कैसी लग रही है, ठीक है ना। बाकी मैं इतना जरूर कहूंगा कि जैसा मैंने लिखा है इस राइटिंग से लिखोगे तो भाई 95 प्लस कहीं नहीं जाता है। 101% गारंटी है कि हिंदी में आएंगे 95 प्लस। तो चलिए, जैसे इसको लिखना है, आपके पास 2 हैं,
इसको लिखना है। सबसे पहले तीसरा प्रश्न है तो आप डाल दीजिएगा प्रश्नोत्तर संख्या 3, संकेत लिखना। उसके बाद संकेत मैं क्यों बता रहा हूं कि लिखना है, आपकी कॉपी यूनिक दिखेगी। आपके पास दो गद्यांश है, एक यहां पर है और एक यहां पर है अथवा लगा के। तो भाई एग्जामिनर जो हमारे टीचर होंगे जो कॉपी चेक करेंगे उनको पता चलना चाहिए ना कि आपने किसको किया है, कौन से वाले को किया है। तो जैसे इसको कर रहे हैं तो यहाँ पर शुरू के इसके 2 से 3 शब्द ले लो और लास्ट के 2 से 3 शब्द ले लो, क्लियर हो गया। इस प्रकार से लिख करके डॉट डॉट बीच में कर दो। एग्जामिनर को लगेगा यार बच्चे ने बहुत अच्छा किया, एकदम यूनिक कॉपी है ना। और भाई ऐसा करोगे तो सबसे हटके होगी भी। आपने अभी तक मतलब किया भी होगा, बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं, आपकी ही क्लास में आपने कभी देखा भी होगा, ठीक है। इस तरीके से कर देना। फिर इसके बाद आइए क्वेश्चनों पे आते हैं। पहला प्रश्न संदर्भ पूछ रहा है। संदर्भ मतलब कि भाई पाठ का नाम और इसकी जो रचयिता कवि रचनाकार हैं वो कौन है ना, लेखक कौन है। तो आपको इस प्रकार से यहाँ पर याद होना चाहिए, मतलब कि पहचानना आना चाहिए, तभी ये 2 नंबर मिल पाएगा। क्योंकि 10 नंबर का पूछता है, एक प्रश्न का ये 2 नंबर रहता है, दूसरा 2 नंबर, तीसरा 2 नंबर, चौथा 2 नंबर, पांचवा। तो इस तरीके से 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। तो यहाँ से लिखना है प्रस्तुत गद्यांश आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक निबंध से उद्धृत है। अब यहाँ पर यूनिक क्या दिख रहा है आपको कि भैया जो हमारे लेखक हैं उनका नाम काले पेन से लिखा गया है और पाठ का नाम काले पेन से लिखा गया है। तो ये तो थोड़ा सा अलग हो गया ना, मतलब ये चीजें भी ध्यान देना है, इससे और सुंदर कॉपी दिखती है। और बाकी कलरफुल पेन का यूज नहीं करना। मान लीजिए आप लोग नीला के अलावा लाल पेन, हरा पेन यूज करते हैं, वो चीज़ नहीं करना आपको, ठीक है। अब चलिए, रेखांकित अंश की व्याख्या बहुत ईजी होती है, कहीं पर भी अंडरलाइन पोर्शन दे दिया गया, मैंने जैसे इसमें नहीं दिया, मान लो इस तरीके दे दिया कि भाई चलो यहाँ से लेकर के वह महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था, मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था, इतना दे दिया। इतने का कहेगा कि भाई चलो आप लोग व्याख्या करो। तो कुछ इस तरीके से आपको पहले हेडिंग डालनी है, ठीक है ना, तरीका सेम रहेगा। रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाल देंगे, फिर यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे कालिदास कालीन। अब आपको यह समझना है जो यहां पर दिया है इस गद्यांश में सेम नहीं उतारना, आपको अपना दिमाग लगाना है कि इसमें क्या हो सकता है। इसको समझ करके भाषा मतलब थोड़ा सा बदल के लिखो, ठीक है, बहुत ईजी है, आप कर दोगे। आपको अपने से पहले इसको समझना है पूरा अपनी भाषा में। इसका मतलब अगर इसमें आपको 1 लाइन का पूछ रहा है ना तो यहां पर 4 लाइन बढ़ा के लिखना है, इतना कर दीजिएगा। जैसे यहां पर लिखा गया है कालिदास कालीन साहित्य में अशोक का प्रचुरता से उल्लेख मिलता है। लेखक का मानना है कि यह कहना तो कठिन है कि इससे पहले भारतवर्ष में अशोक का नाम कोई नहीं जानता था, किंतु इतना निश्चित है कि उसका महत्व जन जीवन में नगण्य नहीं था। कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्या है, कह रहा क्वेश्चन संस्कृत के किस कवि ने अशोक को सम्मानित किया, तो कालिदास जी ने किया था, है ना। यहाँ पर ये आपको कर देना है, तो कालिदास यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर। छोटा सा है भले, मतलब आपको ये नहीं समझना कि यार छोटे से आंसर लिख रहे हैं तो नंबर मिलेगा कि नहीं। आंसर जितना पूछ रहा है उतना लिखो, छोटा या बड़ा इससे मैटर नहीं होता, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन, अशोक पर फूल आने के संबंध में लेखक के क्या विचार है, तो अशोक के पर फूल आने के संबंध में लेखक के अनुसार मनुष्य की मनोवृत्ति में परिवर्तन हुआ है। ये आपका चौथा क्वेश्चन। 5वां प्रश्न आपके सामने, आसिंजनकारी और करड़ावतंस के अर्थ। आसिंजनकारी का मतलब होता है, इसी में देखो आए हैं ये शब्द, है ना, ऐसा नहीं कि मैं अपने से बता रहा हूँ। यहाँ पर देखो करड़ावतंस ये शब्द आया है एक, और एक यहीं पर कहीं आया होगा आसिंजनकारी, ये रहा इस तरीके से। तो मतलब जो क्वेश्चन रहते हैं ना वो आपके पैराग्राफ से ही पूछे जाएंगे, तो इनके अर्थ लिखे गए हैं। इसके बाद आ जाओ यहाँ से, ये खत्म हुआ, एक कर दिए तो एक आपको छोड़ देना है। अगला चौथा प्रश्न, ये पद्यांश। पद्यांश में देखो आपके पास क्या 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 दिया है, समझिएगा। जैसे एक दिया गया है, मेरे प्यारे नौजलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूं, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। और अब आपको मैं ऐसे मॉडल पेपर लगातार प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। बोर्ड एग्जाम तक मैं आपको सिर्फ मॉडल पेपर से कॉपी लिख लिख करके इतनी तैयारी करा दूंगा कि भाई आपका 95+ लाने से इतना कॉन्फिडेंट आपका आ जाएगा कि आप यही कहोगे कि भैया अब तो हमें कोई रोक नहीं सकता। ऐसे आपको मैं 2024 से लेकर के, ठीक है ना, 24 के 7 सेट कराऊंगा, इसी प्रकार से 25 के 7 सेट करा दूंगा। सिर्फ मॉडल पेपर पढ़ के आप ले आओगे, इतना कॉन्फिडेंट आपके अंदर आ जाएगा। भाई कॉपी लिखने का मेन तरीका होता है, ठीक है। और बाकी अगर आपको इन सभी का PDF वगैरह चाहिए तो आप लोग प्ले स्टोर में चले जाओ और वहां पर हमारा जो एप्लीकेशन है जिसका नाम क्या है, टॉपर गैलेक्सी, TOPPER
GALAXY ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो, या तो इस नंबर पर मैसेज कर लो 630-740-3089, व्हाट्सअप मैसेज करो 630-740-3089, वहाँ पर पूरी डिटेल्स आपको भेज दी जाएगी, सारे PDF वगैरह आपको वहीं पर मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन मिलेंगे एप्लीकेशन में, ठीक है। आप इस पर भी मैसेज करोगे तो आपको ऐप पर बताया जाएगा, डिटेल्स वगैरह दी जाएगी, लिंक वगैरह, या तो आप प्ले स्टोर में डायरेक्ट जाकर सर्च करके डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो चाहिए तो भाई ले लेना, ठीक है। सारे विषय के मिलेंगे, एक ही विषय नहीं, इस प्रकार की कॉपी वगैरह सब कुछ रहेगा वहाँ पर। तो ये इस प्रकार से दिया है, इसका भी सेम वही तरीका यहाँ पर संदर्भ वगैरह लिखने का। अब एक बार मैंने संकेत के लिए बता दिया, दोबारा यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, क्योंकि आपको पता चल गया कि भाई संकेत तो हमें डालना ही डालना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भी दो रहेंगे, एक ये दिया है, एक अथवा करके यहाँ पर आपका ये दिया है, मनीर भरी दुखी बदली स्पंदन में निस्पंद बसा क्रंदन में आहत में श्वासा नयनों में दीपक से जलते पलकों में निर्णय सी मछली, ऐसे दिया है। अब इसको करना है, आपने क्लियर कर लिया कि भाई यही हमें करना है तो यहां से संकेत में फिर वही लाइन लिख देना एक बार। अब आइए क्वेश्चन पहला, संदर्भ पूछ रहा भैया कहां से लिया गया है, मेरे प्यारे नवजलज से कंज से नेत्र वाले, मतलब भाई पवन दूतिका जो आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का पाठ है, उन्होंने ही मतलब इसको लिखा है, तो यहां से लिया गया है। अब इसको आपको करना है, ठीक है। तो यहां संदर्भ हेडिंग डालना, इस तरीके से लिखना स्टार्ट करना। प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक, अब पद्यांश और गद्यांश में आपको अंतर समझ में आना चाहिए इतना, है ना, कि भाई डिफरेंट ही ना पता चले उतारते चले जाओ, है ना, ऐसा नहीं करना। पवन दूतिका है एवं इसके रचयिता रचनाकार कवि, यहाँ पर लेखक नहीं लिखना, इतना याद रहे, ठीक है। पद्यांश में लेखक मत लिखिएगा, गद्यांश में लिखना होता है लेखक, यहाँ पर रचनाकार रचयिता कवि लिख सकते हो। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध जी हैं, इतना कर दिए, 2 नंबर यहाँ से मिल गया। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, पवन दूतिका द्वारा किसने किसको संदेशा भेजा। पवन दूतिका मतलब होता है वायु यानी हवा को दूत बना करके, है ना, संदेशा भिजवा रहे हैं, कौन, राधा जी, किसको, कृष्ण जी को। तो यहां से ये चीज समझ में आती है, तो इसका आंसर लिखोगे, पवन दूतिका द्वारा राधा जी ने कृष्ण को संदेशा भिजवाया था, है ना। नेक्स्ट वही रेखांकित अंश की व्याख्या, कहीं से मान लो 2 लाइनों का व्याख्या पूछ लिया, तो भाई हेडिंग डालना है, इस तरीके से आपको व्याख्या लिख देनी है। अगला क्वेश्चन, प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन, सौंदर्य कैसा है, मेरे प्यारे नौ जल से, जलद से कंज से नेत्र वाले, जलद से कंज से नेत्र वाले, इन्हीं 2 शब्दों में पूरी व्याख्या छिपी है। मतलब आपको लिखना है भगवान श्री कृष्ण नवीन मेघ जैसी शोभा वाले, नवीन मेघ जैसी शोभा वाले, और कमल जैसे नेत्र वाले, यानी यहां पर समझ सकते हो, जलद मतलब क्या होता है, मेघ या बादल, समझ रहे हो, मेघ या बादल, और कंज से नेत्र वाले मतलब कमल जैसी नेत्र वाले। कमल की पंखुड़ियां आप जानते हो ना, इस तरीके से होती है ना, कमल की पंखुड़ियां भैया कैसी होती हैं, ऐसे ऐसे करके, मतलब मुझसे नहीं बनता है, आप समझ सकते हो, ऐसे होती है ना कमल की पंखुड़ियां। तो उसी प्रकार से यहाँ पर इनकी व्याख्या सुंदरता की कमल से की गई, आंखों की, ठीक है ना। तो उम्मीद है समझ गए होंगे, छोटा सा आंसर लिखना है, 2 नंबर इसका मिलेगा। प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त रस, रस कौन सा है, राधा सिंह यहाँ पर क्या है, व्याकुल है, मतलब दुखी है, तो यहाँ पर आपको रस बस यहाँ पर इस तरीके से लिख देना है कि भाई यहाँ पर करुण रस वगैरह जो भी है आप समझ सकते हो, क्योंकि राधा जी यहाँ पर व्याकुल हैं, परेशान हैं, और इसलिए वो संदेशा भिजवा रही हैं, ये चीज़ हो गई ना। अब अथवा वाले को भाई छोड़ ही दोगे, क्योंकि एक ही तो करना है, 10 नंबर यहाँ मिलेगा आपको। अब बताओ, जो मैं तरीका बता रहा हूँ क्या आप ऐसा कर सकते हो, अगर ऐसा कर सकते हो तो भाई 10 में 10 नंबर आपको मिलेगा, मतलब जो प्रश्न जितने नंबर का उतना पूरा मिलेगा। बस ऐसे क्लियर कॉपी लिखना, हैंड राइटिंग का भी थोड़ा बहुत मतलब प्रभाव पड़ता है, एग्जामिनर प्रसन्न हो जाते हैं कि भाई नहीं इस बच्चे को देना है नंबर पूरे पूरे, तो देंगे आपको, बट थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, आ जाते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 5, इसमें कह रहा है निम्न, इसमें देखो 5वें में एक का नंबर क्वेश्चन है, एक आपका खा नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर जो 5वें का नंबर है, इसमें आपका लेखक का परिचय पूछेगा, लेखक जीवन परिचय, और इसमें आपका कवि जीवन परिचय खा नंबर में, ठीक है ना, इतना फर्क है। और दोनों आपके रहेंगे 5 नंबर वाले, 5 नंबर के, ठीक है ना, मतलब दोनों मिलाकर के 10 नंबर के। और इसमें प्रश्न पढ़ो एक बार, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए, और शब्द सीमा इसकी क्या है, 80 शब्द। हरिशंकर परसाई, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और मैं इस बार कहूँगा वासुदेव शरण अग्रवाल जी का भी आपको एक तैयार करना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा वो, ठीक है ना।
चलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यहाँ पर देखो किस तरीके से लिखा गया है, प्रश्नोत्तर संख्या डाल करके यहाँ से। अब हमने, आप बोलोगे भैया आपने यहाँ पर नया प्रश्न क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि हमारा जो इसके पहले का प्रश्न था वो शुरू में यहाँ पर खत्म हो गया, अब हमारे पास पर्याप्त जगह है इसलिए हमने स्टार्ट किया। अगर थोड़ी सी जगह रहती यहाँ से इतनी तो हम नहीं स्टार्ट करते, मैंने आपको ये भी बताया है। तो यहाँ से इस तरीके से आपको जीवन परिचय लिखना है। देखो कक्षा 12वीं में जैसे लिखा जाता है वो तरीका मैं बता रहा हूँ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में एक सरयू पारीण ब्राह्मण परिवार में सन 1907 ईस्वी को हुआ था। पारिवारिक परंपरा के अनुसार इन्होंने प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किया और इन्होंने मतलब प्रारंभ में क्या किया था, संस्कृत का अध्ययन, है ना, और काफ़ी सारी भाषाओं का इन्हें ज्ञान था, ऐसा नहीं है। बाकी की सारी चीज़ें आपको सेम टू सेम ऐसे उतार देनी है, जो चीज़ें हैं आप समझ सकते हो। और साहित्यिक परिचय में इनका क्या क्या योगदान रहा है वो चीज़ें देखो। तो आधुनिक के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी रचनाओं में प्राचीनता और नवीनता का अपूर्व समन्वय हुआ है। उनके विषय विवेचन में गंभीरता और शालीनता स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित है। कृतियों की मैं बात कर लूँ भैया तो देखो उपन्यासों में जैसे कि इनके उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेखा नामदास का पोथा, आलोचना ग्रंथ में सूरदास कबीर साहित्य का मर्म, आचार साहित्य और सहचर इस प्रकार से निबंधों में अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह और विचार और वितर्क इस तरीके से कुछ आपको बता देना है। इतिहास में भी मतलब काफ़ी सारे हैं लेकिन इतना सारा याद करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर एक दो बता देना आपको नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर कवि परिचय में देखो, कवियों में जैसे मैथिली शरणगुप्त जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञे। अब प्रश्न करा किसी एक का और वो भी 80 शब्दों में और साथ में साहित्यिक परिचय, ये चीज़ समझना 12वीं में ऐसे ही पूछता है, 10वीं से थोड़ा हटके। तो जैसे मैथिली शरणगुप्त जी का बहुत इंपॉर्टेंट है और एक महादेव वर्मा जी का, तो देखो ऐसे लिख दीजिएगा आप लोग, पहले यहाँ पर डालिएगा इस तरीके से सेटिंग, यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। हिंदी साहित्य के गौरव राष्ट्र कवि, इनको राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया, किसे, मैथिली शरणगुप्त जी को। राष्ट्र कवि मैथिली शरणगुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी में चिरगांव जिला ललितपुर के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता सेठ रामचंद्र गुप्त हिंदी के एक अच्छे कवि थे। घर पर ही इन्होंने बंगला, संस्कृत और मराठी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। गुप्त जी को आगरा विश्वविद्यालय ने डीलिट यानी कि डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि से अलंकृत किया। सन 1954 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से अलंकृत किया। देखो पुरस्कारों को याद कर लेना क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं और जो चीज़ें बनती हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। साहित्यिक परिचय में देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या लिखना है। मैथिली शरणगुप्त एक युग पुरुष के रूप में हिंदी में अवतरित हुए। उन्होंने हिंदी को अपनी प्रतिभा के स्पर्श से जो संजीवनी शक्ति प्रदान की तथा राष्ट्र की गुप्त चेतना को जगाकर उसे जो वाणी दी, उसी के फलस्वरूप ये जन में अधिक प्रिय हो गए, है ना, मतलब लोग इनसे प्यार करने लगे। कृतियां देख लीजिए बाकी। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 में आ जाओ। लाइक ऐसे ही कॉपी को आपको पूरा लिखना है, हर प्रश्न में आपको ऐसे करना है। अगला पंचलाइट कहानी और यहाँ पर अथवा में एक बहादुर कहानी, दो में से एक करना क्योंकि अथवा है 80 शब्दों में और यह प्रश्न भी आपका 5 नंबर के लिए पूछा जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए पंचलाइट और बहादुर में से आपको दोनों इंपॉर्टेंट है। जैसे बहादुर कहानी का लिखना है तो यहाँ पर देख लो अमरकांत जी द्वारा ये लिखी गई है बहादुर कहानी, तो लेखक का नाम पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अमरकांत द्वारा रचित बहादुर कहानी एक मध्यम वर्गीय परिवार के जीवन की समस्या को लेकर चली। इसमें एक बेसहारा पहाड़ी लड़के की मार्मिक कथा वर्णित है। शीर्षक की बात करें तो कहानी का शीर्षक संक्षिप्त, सारगर्भित तथा उपयुक्त है। यह इस कहानी के प्रमुख पात्र बहादुर के नाम पर आधारित है। इसे पढ़कर पाठक के मन में बहादुर के बारे में जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। यहाँ बहादुर वीरता का प्रतीक नहीं है। मतलब आप सोचो ना कि भैया बहादुर मतलब क्या है, बहादुर कोई बहुत बड़ा योद्धा है क्या, तो नहीं, बहादुर किसी बच्चे का नाम है। किसका नाम है, बच्चे का, कोई बालक था और इस प्रकार से जो कि अपने घर से मतलब कहें तो नाराज होकर के चला आया था। और स्टोरी बड़ी है, इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हो। कथा वस्तु हो गया, इसमें क्या लिखना है, हेडिंग डाल के लिख सकते हो जब क्वेश्चन इस तरीके से पूछे। कैसे, कथा वस्तु का सार। अगर कहे कि भाई कहानी का सारांश लिखो सिर्फ, तो फिर हेडिंग नहीं डालना, आप डायरेक्ट पूरी स्टोरी जो याद रहे आपको वही लिख देना है ना। बाकी आपको भाई सारा मटेरियल हिंदी का पूरा कंप्लीट PDF सब कुछ मिलेगा। अगर इसके लिए आपको चाहिए तो मैं फिर से कह रहा हूँ, टॉपर गैलेक्सी TOPPER और बीच में गैप दे दीजिएगा GALAXY, ये एप्लीकेशन जो कि प्ले स्टोर में आपको मिलेगा। आप प्ले स्टोर में जाओ, अपने मोबाइल में सर्च कर लीजिए, डाउनलोड कर लेना, रजिस्टर करना। वहाँ पर आपको PDF ऑल सब्जेक्ट का मॉडल पेपर सहित, है ना, इतना कुछ आपको हर जगह नहीं मिलेगा।
और बिल्कुल जेन्युइन चीज़ें मिलेंगी, है ना। तो चाहो तो ले सकते हो। बाकी आपको हेल्पलाइन नंबर वही मैं दे देता हूँ 630 740 30 89 पर व्हाट्सअप करिएगा। व्हाट्सअप 630 740 30 और 89 इस पर मैसेज कर दीजिएगा। चलिए, तो रेखांकित अंश की व्याख्या और बाकी ये सारी चीज़ें यहाँ पर, हाँ यहाँ पर हैं। तो ये हो गई कहानी। 5 नंबर का इतना रहेगा, 80 शब्दों में लिखना है। बाकी आपका 7वां है स्वपठित खंड का, जो भी आपके जिले में आता है उसको लिखना है। एक वीडियो में प्रॉपर इस पर ला दूंगा, मैंने बताया भी था आपसे, ठीक है ना। तो ये काफ़ी सारे रहते हैं, अलग अलग जिलों में पूछे जाते हैं अलग अलग प्रकार के। और बाकी यहाँ से आपका अगला खंड संस्कृत का पोर्शन, और ये 7 नंबर का आता है। बाकी कॉपी लिखने का पूरा सेम टू सेम ऐसा ही तरीका रहेगा, ठीक है। संस्कृत पोर्शन को देखो कैसे यहाँ पर सॉल्व किया गया, संदर्भ और हिंदी अनुवाद। 5 नंबर का अनुवाद, 2 नंबर के लिए संदर्भ, यानी कि 7 नंबर का ये टॉपिक होता है। ऐसे ही श्लोक में भी 2 नंबर का संदर्भ और 5 नंबर का हिंदी अनुवाद, मतलब कि 7 नंबर का ये हो गया। बाकी व्याकरण पोर्शन जैसे प्रश्न संख्या 9 है, इसमें देखोगे तो आपसे पूछेगा लोकोक्ति मुहावरे किसी एक का, यानी कि 1 2 3 4 दिए हैं, 4 में से कोई एक उठाओ और जो भी बेटर तरीके से आपको आ रहा हो उसी का कर देना है। का वर्षा जब कृषि सुखाने, अजजल गगरी छलकत जाए, आग बबूला होना, आसमान टूट पड़ना, जो भी आपको आ जाए, है ना। ऐसे अजजल गगरी छलकत जाएगा मतलब क्या होता है, ओछा व्यक्ति प्रदर्शन अधिक करता है। अगर किसी व्यक्ति को ज्ञान नहीं है पूरा पूरा तो बहुत बड़ी बड़ी फेंकेगा भाई साहब, है ना, कि हम ये कर दिए वो कर दिए, दुनिया की बातें। तो ये आप सब बता सकते हो कि उसने थोड़ा सा धन क्या कमा लिया, अब तो भाई कार से नीचे पैर ही नहीं रखता है। आग बबूला होना मतलब बहुत ज़्यादा कोई क्रोधित हो जाता है, किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, भाई आग बबूला हो गया, है ना। तो हनुमान द्वारा राम की प्रशंसा सुनकर रावण आग बबूला हो गया। मतलब जब आपने देखा होगा हनुमान जी जो है मतलब जब गए थे ना लंका माता सीता की खोज में, तो उनको बंदी बना लिया गया, है ना। पहले तो तोड़ फोड़ मचाया, उसके बाद बंदी बना लिया गया। जब उनको सभा में ले जाया गया तो वो भगवान राम की क्या करने लगे, प्रशंसा, क्योंकि कोई भी होगा अपने स्वामी की प्रशंसा करते हैं। तो जब करने लगे थे भाई, उस टाइम पर रावण क्या हुआ, गुस्सा। क्योंकि आपने भी देखा होगा अगर कहीं रामायण, तो आपने देखा होगा कि भाई रावण जो है अगर कोई राम भगवान के नाम के आगे श्री भी लगा देते तो गुस्सा हो जाता था। तो सेम वही तरीका, वो आग बबूला हो गया। तो कुछ इस तरीके से ये चीज़ें हैं, आप कर दीजिएगा। बाकी इसके बाद मैंने यहाँ पर देखो 1 2 3 4 3 करा दिए ना, तो लेकिन आपको एक ही करना, मैं सिर्फ यहाँ पर समझने के लिए डेमो के लिए आपको इतना सारा बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद प्रश्न संख्या 10 अपठित गद्यांश है ये, इस पर मैं एक प्रॉपर वीडियो लाऊंगा। 5 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है, इसमें दिया रहेगा। इसमें 3 क्वेश्चन पूछेगा आपसे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 क्वेश्चन है, 2 नंबर का, 2 नंबर का, एक प्रश्न 1 नंबर का। इस तरीके से तीनों का आंसर यहाँ पर इस तरीके से करना है, नंबरिंग डाल करके। इसके बाद यहाँ से देख लो प्रश्न संख्या 11 में कह रहा है कि शब्द युग्मों का सही अर्थ, जैसे कि अम्ब और अम्बू, इसका मतलब होता है आम और बादल। अम्ब मतलब आम, अम्बू मतलब बादल। इसके बाद देखोगे यहाँ पर है भवन और भुवन, भवन मतलब घर, भुवन मतलब संसार, ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट आप आ जाओगे अगले शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ, जैसे वारिद हो गया तो इसका मतलब होता है मेघ या बादल। द्विज का मतलब ब्राह्मण दात अंड, जो भी है 2 लिखना है आपके पास। यहाँ पर ऑप्शन है कई सारे, मैंने बता दिए। मित्र का मतलब दोस्त या सखा, है ना, जो भी है। इसके बाद है वाक्यांशों में से किसी एक सही शब्द का चयन करिए, जैसे जिसका कहीं अंत ना हो। अनंत के लिए बोलते हैं हम, कम बोलने वाले को मितभाषी बोलते हैं। इस तरीके से कुछ ये दिए गए हैं। रस अलंकार ये 6 नंबर का टॉपिक, आवेदन पत्र यहाँ पर ये 6 नंबर का टॉपिक, निबंध लेखन ये 9 नंबर का टॉपिक, है ना। ये लॉन्ग वाले टॉपिक है, तो ये हमेशा याद रखना, निबंध वाला टॉपिक आपको सबसे लास्ट में करना है। बाकी पूरे क्वेश्चन आप कहीं पर भी करते रहो, क्योंकि इसमें सोच सोच करके आप लास्ट में बना करके चीज़ों को बढ़ा के लिख सकते हो, ठीक है ना। बाकी ऐसे ही पूरा करिएगा, पूरा मॉडल पेपर में बता दिया, और 7 सेट आपको मैं देने वाला हूँ। बाकी पूरी कॉपी देख लीजिए। ये यहाँ पर रस में करुण रस को किया गया, उदाहरण भी बताया गया है। अलंकारों में देखो उत्प्रेक्षा अलंकार को किया गया है, चौपाई में इस तरीके से यहाँ पर छंद में चौपाई को किया गया है। और आवेदन पत्र देख सकते हो कैसे लिखा गया पूरा अच्छे तरीके से। तो ये पूरी कंप्लीट कॉपी है। बाकी कैसा लगा आज का ये वीडियो, और अगर आप भी 2026 बोर्ड एग्जाम में चाहते हो कि हमारा भी 95+ या 90+ आए, तो भैया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सपोर्ट बनाए रखिएगा, क्योंकि एग्जाम की अब डेट आ चुकी है 18 फरवरी से, और हमारे एग्जाम है भैया 27 फरवरी तक साइंस वालों के, है ना। 27 फरवरी, वैसे 12 मार्च तक है, बट बहुत ही कम समय इस बार दिया है, 27 फरवरी तक में पूरा खत्म है। तो बस जुड़ जाइए, समय कम है ना। लगभग मान के चलो कि आपके पास 2 महीने से भी कम का समय है। तो ऐसे में यार आपको अब तैयारी शुरू कर देनी। बाकी चलिए
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।